नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन नोटिफिकेशन में। दोस्तों, अब हम हाजिर हैं पीएचडी के क्वेश्चन पेपर को लेकर। हम लोगों ने कल 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था सॉल्यूशन। अब हम 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां जो क्वेश्चन है वो हमारा है, परेश अपने विद्यालय से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से दाहिने और मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लें। नॉर्थ साउथ ऊपर होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन जो होता है। अब जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाए तो इसी रूप में इसको बनाएं। तो दोस्तों, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अब क्या है, अब क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। परेश, जैसे अगर मान लेते हैं परेश अपने विद्यालय को इस जगह मान लेते हैं, परेश अपने विद्यालय से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर क्या है, ऊपर का साइड, तो 20 किलोमीटर मान लिए। ये क्या हो गया, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और वहां से दाहिने और मुड़कर, यहां से क्या है, राइट की ओर मुड़ता है तो दाहिने तरफ मुड़ेगा और कहां चलता है, 30 किलोमीटर तक चल गया। ठीक है, 30 किलोमीटर चल गया। वहां से फिर दाहिने, और फिर यहां से क्या करता है, दाहिने की ओर मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है। कितना, 35 किलोमीटर चलता है। ठीक, वहां से वह बाईं ओर मुड़ता है। यहां से क्या करता है, वो दाहिने की जगह नहीं, यहाँ पे क्या है, बाईं की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह बाईं की ओर मुड़कर और फिर यहां से बाईं की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर फिर चलता है। ये है 15 किलोमीटर, इसी के साथ ही है। तो ये यानी यहां से ये शुरू किया, इस जगह तक पहुंचा। जिस स्थान पर वह इस समय पहुंचा है, वह स्थान उसके प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए दोस्तों, ये यहां से शुरू किया, 20 किलोमीटर इधर गया, फिर 30 किलोमीटर ये। अब दोस्तों, एक चीज आप मान सकते हैं कि इस जगह पे कितना हो जाएगा, ये भी 20 होगा और ये 15 हो जाएगा, तब ना 35 मिल करके बना है। ठीक, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 15। तो हम क्या सकते हैं, 30 + 15 यानी कि 45 किलोमीटर। और इसका डायरेक्शन देखिए आप, क्या है, देखिए नॉर्थ साउथ में ये डायरेक्शन है, यानी कि इस डायरेक्शन की ओर गया तो क्या हुई, पूर्व की ओर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर पूर्व की ओर। यानी जो परेश जो है वो प्रस्थान बिंदु से 45 किलोमीटर पूर्व की ओर खड़ा है, या उस वक्त उस स्थान पर पहुंचा है। अब चलिए, एक क्वेश्चन है, आलू का मूल्य अब पहले 20% बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। आलू का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 40%। मूल्य बढ़ाने से पहले यदि आलू का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम था तो इस समय उसका मूल्य क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अमूमन इतने आसान क्वेश्चन मैथ में नहीं पूछे जाते हैं। आलू का मूल्य पहले 20%, अगर मान लेते हैं, और उसका दाम कितना है, 25, यानी कि स्टार्टिंग में जो आलू का दाम था वो कितना था, 25 रुपए था। उस पर कितना बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 20% बढ़ा दिए तो 25 चौका 100, 4 पच्चे 20, यानी कि 5 रुपया। यानी कहने का मतलब 25 उसका एग्जैक्ट प्राइस था, उसमें क्या हो गया, 5 रुपया बढ़ गया। कब, जब हम लोग इसमें 20% को बढ़ा दिए, यानी कि 30 रुपए हो गया। अब जब इसमें 20% को बढ़ा दिए, अब फिर क्या कहता है क्वेश्चन, और फिर 40%। अब क्या कर रहा है, ये जो प्राइस है यानी कि 30 रुपीज में कितना बढ़ गया, 40% बढ़ जाता है। 40% बढ़ गया, 0 0 काट दिए, ये 0 0 हो गया, यानी कि 12 रुपए। तो क्या हो गया, 30 रुपए था ये, उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 12, यानी 30 + 12 = 42। यानी क्या, अब जो इसका प्राइस है वो कितना हो गया, आलू का, वो 42 रुपए हो गया। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे गलत जो बच्चे लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि 20 और 40 दोनों को 60 कर दिए और 25 से इसका 60% निकाल करके ऐड करते हैं। वैसे नहीं करना। क्यों, क्योंकि देखिए, जो पहला जो रेट बढ़ा 20%, 25 रुपए में बढ़ा, तो उसका दाम जो है वो 30 रुपया होगा, और उसका हमें 40% निकालना है तो 12 रुपया होगा, और टोटल ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 42 रुपीज। ये ऐसे भी सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आलू का दाम अगर आप 100 रुपए मान लेते हैं, ठीक है, तो आलू का मूल्य इसमें 20% बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। ठीक है, और फिर 40%, इसमें क्या हो गया, 40% को बढ़ा दिया गया। ठीक है, 0 0 0 बढ़ चुका 48, 48। तो क्या हो गया, 120 + 48, यानी कि 100 में 20 किए तो 120 उसका दाम हो गया था। अब उसमें क्या किया, फिर 40% बढ़ा दिया। अगर हम 100 रुपए मान लेते हैं, आसानी करने के लिए ऐसा मान के चलते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो क्या हो गया, 48 बढ़ गया, तो 120 + 48 कितना हो गया, 168। ठीक, कब, जब हम इसका 100 रुपए दाम माने थे, क्योंकि 100 में आसान कैलकुलेशन होता है।
और दूसरा बात देखिए, इसका प्राइस कितना दिया 25, तो इसका 4 गुना ही तो 100 होता है। तो 25 चौका 100, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 चौका 16, 4 दूना 8, 42। तो ये भी आप एक केस से बना सकते हैं, और दूसरा ये जैसा भी आपको आसान लगे वैसा बना सकते हैं। ये 42 यानी कि सी नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। रमेश और सुरेश एक गंतव्य स्थान के लिए एक ही प्रस्थान बिंदु से अपनी कार से चलते हैं। कौन कौन? रमेश और सुरेश एक कोई पॉइंट से स्टार्ट करता है और कार से चलता है। रमेश 8 बजे चलना शुरू करता है, ठीक है, 8 बजे चलना शुरू करता है, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और फिर अपनी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका कार का जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। सुरेश 9 बजे चलता है, ये 8 बजे चला था, ये कब चला है 9 बजे, और इसकी जो कार की स्पीड है वो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अगर उनका गंतव्य स्थान उनके प्रस्थान बिंदु से 350 किलोमीटर दूर है तो सुरेश से गंतव्य स्थान पर पहुंचने के समय रमेश गंतव्य स्थान के कितने किलोमीटर का दूर रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से अगर देखेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। देखिए क्या किया है कि दोनों का जो प्रस्थान बिंदु है सेम जगह से है, ठीक। एक का स्पीड 40 किलोमीटर है, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, 8 बजे चलना, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 350 किलोमीटर, स्पीड कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम हमको निकालना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा d/s, यानी कि डिस्टेंस बटा स्पीड। तो 350 इसको काट दिए यानी कि 35/4। अगर इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो 8 चौका 32, 8.75, ठीक है। और ये जो है दूसरा जो कंडीशन था ये तो रमेश का हो गया। अब सुरेश की बात कर लेते हैं। सुरेश कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड है, तो टाइम इसका क्या हो जाएगा किसका सुरेश का, वो हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 50, तो क्या हो जाएगा ये 7 आवर, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 8.75 आवर, ठीक है। दोनों का ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसको कितना टाइम लगा रमेश को 8 घंटा 8.75 आवर, और इसको कितना लगा 7 आवर। अब देखिए दोस्तों, दोनों का अगर डिफरेंस आप अगर देखेंगे तो 1.7 आवर का हुआ, ठीक। लेकिन क्योंकि ये जो रमेश है वो 1 घंटा पहले चल रहा है तो 1 घंटा और माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया 0.75। हमें निकालना किसका है किलोमीटर, किसकी रमेश गंतव्य स्थान से कितना किलोमीटर हमको डिस्टेंस निकालना है, तो 0.75 है, ठीक। ये टाइम हो गया, और इसका स्पीड क्या दिया हुआ, क्योंकि हमें अब क्या निकालना है डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम। इसका हमें क्या निकालना है कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस मतलब दूर होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम कितना हो गया 0.75 इनटू इसका स्पीड क्या दिया हुआ है हमको, क्या हमें रमेश का निकालना, तो रमेश का स्पीड क्या है 40 है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 0.75 को 4 से कर देते हैं तो 0.230 यानी 30, यानी कि इसका जो है वो 30 किलोमीटर दूर वो रहेगा। ये आपका आंसर हो जाए 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में माधव अपनी 610 किलोमीटर की एक यात्रा 2 चरणों में 9 घंटे में पूरी करता है, ठीक। पहले चरण में उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है और दूसरे चरण की 90 किलोमीटर प्रति घंटे की। पता लगाइए कि पहले चरण में वह कितनी दूरी तय करता है। दोस्तों देखिए, टोटल डिस्टेंस अगर हम मान लें एक जगह से यात्रा अगर कोई कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 610 दिया हुआ है, 2 चरणों में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल जो टाइम अगर लगता है, अगर हम मान दें कि ये पूरे डिस्टेंस के लिए अगर टाइम मान ले तो वो कितना लग रहा है हमको 9 आवर, ठीक है, 9 घंटे हमको लग रहा है, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में 9 घंटे में पूरी करता है। अगर हम, क्योंकि इसको 2 चरण में बांटना है, तो अगर हम एक चरण को अगर x मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 610 माइनस x, ठीक है। यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों चरण 9 घंटे में पूरा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना दे दिया आपको 9, क्योंकि 2 चरण में हो रहा है। तो एक इस इंटरवल के लिए अगर और ये इंटरवल दोनों मिला करके 9 घंटा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। अगर डिस्टेंस क्या दिया हुआ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय
इसका जो गति क्या है माधव का 40 किलोमीटर है पहला चरण में, तो x बाय 40, x क्या हो गया डिस्टेंस और 40 जो हो गया वो स्पीड हो गया टाइम के लिए, ठीक है। t1 हो गया प्लस t2 अगर देखें तो इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 610 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 9। ये आपका एक इक्वेशन बनेगा इसी से। और अगर आप इक्वेशन को उसको आप मल्टीप्लाई वगैरह कीजिएगा तो ये हो जाएगा नीचे 360 9x प्लस 2440 माइनस 4x इज इक्वल टू 9। ये हो गया। अब इसी सॉल्यूशन को हम इधर कर देते हैं दोस्तों। तो आपका इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा आप तो 5x प्लस 2440 इक्वल टू 3200 ऐसा करके आएगा। और 5x इज इक्वल टू आप करेंगे तो 800 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 100x इज इक्वल टू 160। तो आपका जो होगा जो पहले चरण में जो दूरी तय करेगा वो 160 होगा। वहीं दूसरा जो होगा उसको भी आप कैलकुलेट कर 610 में आप 160 माइनस कर दिए, जो आंसर आएगा वो दूसरे चरण में होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 3240 होगा, तो 3240 माइनस 2440 अगर करेंगे तो 800 आएगा। 800 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 160 हो जाएगा और फिर ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सभी भारतीय कठिन परिश्रमी हैं, सभी पंजाबी भारतीय हैं इसलिए सभी पंजाबी कठिन परिश्रमी है। यह तर्क कैसा है? देखिए सभी भारतीय क्या है कठिन परिश्रमी है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। सभी पंजाबी जो है वो भारतीय हैं इसलिए सभी पंजाबी कठिन परिश्रमी है। ये तो कहीं ना कहीं वैलिड लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मान्य हो जाएगा। यह जो तर्क है वो क्या होगा मान्य, यानी आंसर जो होगा 20 का 20 होगा। आइए अब 21वें नंबर क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आते हैं कि भारत की बाजार में अधिकांश कारें महंगी है। इसका अर्थ क्या है कि भारत में बाजार सस्ती कारें उपलब्ध नहीं है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश की बात कह रहा है ना कि भारत में जो भी भारत के जो बाजार है उसमें अधिकांश कारें महंगी है, लेकिन भारत में बाजार में सस्ती कारें उपलब्ध है ऐसा तो है नहीं। भारत की बाजार में कुछ सस्ती कारें उपलब्ध है। ठीक, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, भारत की बाजार में कुछ कारें महंगी है, नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ की बात रहता है तो यहाँ अधिकांश नहीं दिया रहता है, ये भी गलत है। ऊपर में से कोई नहीं, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कि भारत की बाजार में कुछ सस्ती कारें उपलब्ध हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, कथन परीक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, कुछ विद्यार्थी लड़कियां हैं। तर्क कौन सा इसमें सही होगा हमें देखना है। कुछ लड़के ने परीक्षा उत्तीर्ण की, देखो परीक्षा में सभी विद्यार्थी, जब सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए तो कुछ लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो ये गलत स्टेटमेंट लग रहा है। सभी लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई, ये भी क्योंकि परीक्षा में सभी उत्तीर्ण हो गए तो ये भी गलत है। कोई भी लड़का परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं, ये भी गलत लग रहा है। कोई भी लड़की परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुई, ये भी गलत। तो अगर आप देखेंगे इस ऑप्शन में आकर के तो ऊपर में से कोई तर्क लागू नहीं होता, ये आपका आंसर सही होगा। अब 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन दिया हुआ सरकार ने डाकघरों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली तार सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है, ऐसा कथन दिया है। तर्क है कि लोग उस सेवा का उपयोग नहीं कर रहे थे इसलिए उसे बनाए रखना आर्थिक रूप से संभव नहीं था। दूसरा है कि सरकार लोगों को संप्रेषण के वैकल्पिक साधनों को अपनाने के लिए बाध्य करना चाहती है। ये दो दिया हुआ है, तो आप इसका जो निष्कर्ष है वो कथन में दोनों तर्क अंतर्निहित नहीं है, ये होगा। या कथन में तर्क 2 अंतर्निहित है, कथन में तर्क 1 अंतर्निहित है, कथन में तर्क 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा वो सरकार लोगों को संप्रेषण के वैकल्पिक साधनों को अपनाने के लिए बाध्य करना चाहती है, ऐसा तो नहीं होगा। कथन 1 में तर्क अंतर्निहित यानी कि लोग उस सेवा का उपयोग नहीं कर रहे थे इसलिए उसे बनाए रखना आर्थिक रूप से संभव नहीं था, ये आपका आंसर सही हो जाएगा सी। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे 24 से लेकर के 24, 25, 26 यहाँ पे देख सकते हैं 28 तक जो क्वेश्चन है वो उसके लिए डाटा दिया हुआ है और इसी के आधार पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 2004 में विद्यालय ई से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या उस वर्ष सभी विद्यालयों में परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है? दोस्तों मैंने जैसा कि बताया, अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कि है 2004 में विद्यालय ई से परीक्षा बैठे विद्यार्थियों की संख्या, तो 2004 में जो विद्यालय ई में कितने बैठे हुए हैं 780 बच्चे बैठे हुए हैं। वहीं उस वर्ष के सभी, तो इस वर्ष के जितने विद्यालय ए, बी, सी और डी और ई, यहाँ पे जितने हैं सबके विद्यालय को आप काउंट कर लें
650 प्लस 760 प्लस 820 प्लस 800 प्लस 780, जो टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3810 आएगा दोस्तों। इंटू 100 आप जब करेंगे तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, और रिजल्ट आएगा आपका 20 पॉइंट कुछ का आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20%। आप इसको कर लें दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है। दिए गए 5 सालों में विद्यालय बी से परीक्षा में बैठे, तो दिए गए 5 सालों का आप देखें डाटा, विद्यालय बी देखिए, विद्यालय बी में परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या की औसत क्या है, तो विद्यालय बी में क्या है 760 प्लस 740 प्लस 820 प्लस 880 प्लस 480 डिवाइडेड बाय, जब आप 5 करेंगे तो आपका ये आंसर जो होगा वो 800 शायद, तो इसका जो आंसर होगा वो 808 होगा आंसर, इनकी डी नंबर का आंसर बन जाएगा आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 2006 में विद्यालय ए से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, तो 2006 का आप डाटा देखिए, 2006 में विद्यालय ए में 800 बच्चे बैठे हैं विद्यार्थियों के, उसी विद्यालय के सभी 5 वर्ष, उसी विद्यालय के सभी 5 वर्षों में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, तो आप क्या कर देंगे 800 हो गया डिवाइडेड बाय, ये आपका टोटल काउंट कर लीजिए 650 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 750 प्लस 850, जब आप टोटल को काउंट करेंगे तो जो आपका आएगा उससे इसको आप डिवाइड कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि इसको जब टोटल काउंट करेंगे आप, तो 800 बाय 3750 इंटू 100 जब करेंगे तो 800 डिवाइडेड बाय 3750 इंटू 100 जब करेंगे आप, तो इसका आंसर आएगा 21.33 के आसपास, ये आएगा आपका आंसर, ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप जैसा कि पीछे वाले में आप वीडियो में देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है वहां से आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 2004 और 2005 में विद्यालय सी और डी, 2004 और 5 का जो डाटा है विद्यालय सी और डी विद्यालय के क्रमशः परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है, तो 2004 और 2005 में विद्यालय सी में जो बच्चे थे वो कितने थे 820 थे और 860, जब हम इसको काउंट करेंगे तो आ जाएगा कितना 08680, ये क्या आ जाएगा 2004-5 का विद्यालय सी के लिए। वहीं डी विद्यालय के लिए अगर देखेंगे तो उसमें 800 पहले में है और दूसरे में है 780, तो इसका जो काउंट करके आप करेंगे तो 1580 हो जाएगा ये। तो बोला कि दोनों का रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 680 इज टू 1580, 0 काट देंगे और आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा आप, तो इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा आपका 168 और 158 ना, तो आप इसको 3 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 से करते हैं, चलिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 4 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, ठीक है। वैसे ही इसको नीचे काटेंगे तो 2 7 जा 14 190, तो क्या हो जाएगा 84:79, तो ये आप देख लें तो 84:79 ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी विश्वविद्यालय से 2007 में परीक्षा में बैठे विद्यालयों की संख्या का औसत क्या है, तो सभी विद्यालयों में जितने भी विद्यालय है टोटल में 2007 में, देखिए अब इसको आप जैसा कि देखिए पीछे से आप डाटा जब लेंगे तो अब सभी विश्वविद्यालय जो भी है वहाँ पे ABCD सारा का जो है 750 880 920 840 इतना, जब टोटल काउंट करें तो क्या होगा 4180 आएगा। तो इसका बोलना है कि एवरेज, तो 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय अगर 5 करेंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आप भी डिवाइड करके देखें दोस्तों, जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 836, इसको काटेंगे तो आप 836 आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, जितने भी डाटा के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। HTTP का फुल फॉर्म बहुत ही आसान है दोस्तों। HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो आपका 29 का सी आंसर हो जाएगा। ओजोन होल के लिए जिम्मेदार प्रदूषक कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 फिर से देखिए कि ओजोन होल के लिए जिम्मेदार जो प्रदूषक होता है वो CFC या CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। परंपरागत परमाणु रिएक्टर में किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों परमाणु जितने भी रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है यूरेनियम। तो इस बात को आप ध्यान से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये
कि कोई भी परमाणु का जो रिएक्टर होता है उसमें जो ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है यूरेनियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत जो भी बीएचयू के स्टूडेंट पढ़ते होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे दोस्तों। एक बात और बता दें कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो हैं वो बीएचयू के कुलगीत को भी लिखे हैं, तो ये आप देख लें दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। भारत में तकनीकी विकास और दूरस्थ शिक्षा प्रसार के लिए 26 जनवरी 2003 को कौन सा सैटेलाइट चैनल शुरू किया गया था? वो एकलव्य। तो 26 जनवरी 2003 में जो सैटेलाइट चैनल का जो शुरू किया गया था भारत तकनीकी विकास के लिए वो एकलव्य है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महानुभाव भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आप लोग सब लोग जानते होंगे दोस्तों। तो यहां पर आपका सेक्शन ए का जो है वो पूरा 35 क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं 35 हिंदी सेक्शन के उसको हम सॉल्व करेंगे। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं विश्वासों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।